लास्ट क्लास में हमने मॉडल्स के ऊपर बात की थी। उसमें हमने बात की कि मॉडल्स का अर्थ और उसकी विशेषताओं के बारे में। जैसा कि हमने बात की कि मॉडल्स किसी अनुसंधानकर्ता के माइंड में एक इमेज बनती है जिसके अनुसार वो अपने अनुसंधान या अपने प्रोजेक्ट को पूरा करता है। ठीक उसी प्रकार पूरा करने का प्रयास करता है जिस प्रकार की वो इमेज एक अनुसंधानकर्ता के दिमाग में बनती है या माइंड में बनती है। उसके बाद हमने इसकी विशेषताओं के बारे में बात की, जिसमें हमने कहा कि मॉडल्स के अंदर अपने प्रोजेक्ट के समान समरूपता होती है। वो मॉडल्स सिद्धांत निर्माण का आधार होते हैं कि मॉडल्स के द्वारा हम सिद्धांत निर्माण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। वो यथार्थ और वास्तविकता के करीब होते हैं। मॉडल्स ऐसे होने चाहिए जिनको मतलब मापा जा सके, जिनका पैमाना हो, कुछ ऐसे होने चाहिए जिनको सिद्ध किया जा सके बार बार, जो उपयोगी हो सके, और ऐसे होने चाहिए जो किसी समस्या का समाधान कर एक भविष्यवाणी करने में सक्षम हो सके। तो मुख्य मेन हमने ये इन चीज़ों के बारे में बातें की। आगे हम बात करेंगे, आज जो बात करेंगे वो करेंगे टाइप्स ऑफ मॉडल्स एंड लिमिटेशंस ऑफ मॉडल्स। तो ये जो मॉडल्स वाला टॉपिक जो हम कर रहे हैं, इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमने ग्रुप में शेयर कर दी थी, आपने देख ली होगी। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, लेकिन एग्जाम में आने की संभावना लगभग इसकी हर बार रहती है। तो टाइप्स ऑफ मॉडल की अगर बात करें तो मॉडल्स के 3 टाइप्स बताए गए हैं। नंबर 1 समानांतर मॉडल, नंबर 2 औपचारिक मॉडल, नंबर 3 व्याख्यात्मक मॉडल। तो समानांतर मॉडल पहला प्रकार जो है, टाइप्स जो है, इसके बारे में डॉक्टर न्यूमैन के द्वारा बताया गया है। डॉक्टर न्यूमैन ने ही इस टाइप्स के बारे में बताया है। वो ये कहते हैं कि समानांतर मॉडल, मान लो कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम, कोई बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके जैसा सेम टू सेम उसी का एक छोटा प्रारूप जो होता है उसे समानांतर मॉडल कहा जाता है, जो जिसका ढांचा लगभग वैसा ही होता है जैसा एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसके जैसा। मान लो हम कोई एक बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई लाइब्रेरी बना रहे हैं, या कोई यूनिवर्सिटी का मतलब कैंपस बना रहे हैं, तो उस कैंपस के अनुसार या उस लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग एक 3D ढांचा छोटा बनाया जाता है। वो वैसा ही होता है जिस जैसा हम उस बिल्डिंग को, उस लाइब्रेरी को बनाना चाहते हैं फाइनली। तो इसलिए समानांतर मॉडल एक प्रकार से वो मॉडल होता है जो मेन जो ढांचा हम बनाना चाहते हैं उसका सेम टू सेम एक छोटा प्रारूप होता है, और वो एक अनुसंधानकर्ता को, एक शोधकर्ता को या एक इंजीनियर को अपने प्रोजेक्ट पर काम करने में काफ़ी हेल्प करता है, अपने प्रोजेक्ट को के समान सेम टू सेम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हेल्पफुल होता है। तो समानांतर मॉडल इसलिए आवश्यक होता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जहाँ पर होते हैं, बड़े कार्य जहाँ पर होते हैं, वहाँ पे समानांतर मॉडल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो टाइप्स था वो था औपचारिक मॉडल। औपचारिक मॉडल क्या होता है? जब किसी अनुसंधानकर्ता के द्वारा अपनी किसी समस्या का समाधान करने के लिए एक मौखिक रूप से विचार विमर्श कर लिया जाए और अपने दिमाग में एक उस मतलब अपनी उस डिस्कशन के अकॉर्डिंग या उस विचार विमर्श के अकॉर्डिंग एक इमेज बना ली जाए, तो वो एक औपचारिक मॉडल कहलाता है। जैसे मान लो कि हम अपना एक मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो घर बनाते समय मान लो कि हमारा एक प्लॉट है। प्लॉट के अंदर अंदर हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हम इस प्लॉट के अंदर हम एक अपने दिमाग में आपस में डिस्कस करके बना लेते हैं कि यहाँ पे हम बेडरूम बनाएंगे, यहाँ पे ड्राइंग रूम होगा, यहाँ पे किचन होगा, ये हमारा पोर्च होगा, यहाँ पे हम लॉन बनाएंगे, पार्क बनाएंगे, और उसके हिसाब से मकान की नींव तैयार करते हैं, मकान की नींव बनवाते हैं। यानी कि वो कोई 3D स्वरूप नहीं होता, वो एक अनुसंधान करता जिस किसी भी समस्या पर काम करना चाहता है, उस समस्या के बारे में वैचारिक रूप से डिस्कशन करके अपने दिमाग में एक आइडिया बना लेता है, एक इमेज बना लेता है कि उसे
उस समस्या का समाधान किस प्रकार करना है। तो वो जो अपने दिमाग में एक इमेज बना लेता है, एक आइडिया बना लेता है। आवाज बेटा रेंज की तो दिक्कत नहीं, यहाँ तो ठीक है, कभी कभी कट रही होगी बीच में। चलो मैं थोड़ा धीरे बोलने का प्रयास करता हूँ, क्या पता समझ आए आपको। कि औपचारिक मॉडल एक प्रकार से कोई सामाजिक समस्या या कोई हम ढांचा बना रहे हैं, उसके बारे में अपने दिमाग विचार विमर्श करके डिस्कस करके एक इमेज बना लेना होता है। उसका कोई मतलब स्वरूप मतलब नहीं होता, एक अनुसंधान करता अपने माइंड में ही एक इमेज बना लेता है और उसी के अनुसार अपने काम को वो आगे बढ़ाता है। तो उस प्रकार के तरीके को औपचारिक मॉडल का नाम दिया जाता है। पहला था समानांतर मॉडल, सेकंड था औपचारिक मॉडल, थर्ड है डिस्क्रिप्टिव मॉडल या व्याख्यात्मक मॉडल। डिस्क्रिप्टिव मॉडल और व्याख्यात्मक मॉडल क्या है? ये व्यक्ति की इमेजिनेशन पर, कल्पना पर आधारित एक मतलब ढांचा होता है। जैसे कि इस प्रकार के मॉडल्स का या इस प्रकार के तरीके का प्रयोग करने वाले जो विचारक रहे हैं वो कल्पनावादी विचारक रहे हैं। जैसे कि गांधी जी ने आदर्श राज्य की बात की थी, तो प्लेटो ने एक दार्शनिक राजा की बात की थी, तो अरस्तु ने मान लो कि उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में बात की थी। तो इस प्रकार से इन्होंने एक आइडियल समाज का निर्माण कैसे कर सकते हैं, एक अच्छा राजा, दार्शनिक राजा कैसा हो सकता है, उसके बारे में प्लेटो ने बताया। एक अच्छे समाज का निर्माण, एक आदर्श राज्य का निर्माण कैसे हो सकता है, उसकी कल्पना गांधी ने की थी। तो अरस्तु ने दास प्रथा की बात की, दास प्रथा को समाज का एक अच्छा मतलब अभिन्न अंग बताया। तो इस तरह से कि ये इस प्रकार का व्याख्यात्मक मॉडल जो है, इसका प्रयोग एक प्रकार से जो आइडियलिस्ट विचारक थे, जो आदर्शवादी विचारक थे, उन्होंने इस प्रकार के मॉडल का प्रयोग किया था, जिसमें मतलब एक कल्पना करके, एक कल्पनावादी विचार के आधार पर किसी समस्या का समाधान करने की या कल्पनावादी संसार या विश्व व्यवस्था बनाने की बात की जाती है। तो हमने 3 टाइप्स के मॉडल की बात की, एक समानांतर मॉडल, दूसरा औपचारिक मॉडल, तीसरा व्याख्यात्मक मॉडल। समानांतर मॉडल जो हम ढांचा होता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है, उसका सेम टू सेम वैसा का वैसा छोटा रूप होता है और उसके सहायता से उस बड़े प्रोजेक्ट को पूरा किया जाता है, वो समानांतर मॉडल होता है। औपचारिक मॉडल, इसमें किसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए, किसी समस्या पर काम करने के लिए एक विचार विमर्श कर लिया जाता है कि उस समस्या का समाधान हम कैसे करेंगे, और माइंड में एक इमेज बना ली जाती है, उसी के अनुसार काम किया जाता है, वो होता है औपचारिक मॉडल। तीसरा है व्याख्यात्मक मॉडल। इसका प्रयोग जो आइडियलिस्ट या आदर्शवादी विचारक थे उन्होंने किया। जैसे गांधी जी ने आदर्श राज्य की बात की, तो प्लेटो ने दार्शनिक राजा की बात की। तो ये मतलब एक आइडियलिस्ट समाज का, आदर्श राज्य का, एक अच्छे समाज को बनाने के लिए जो कल्पनावादी विचारकों ने जिस प्रकार से बात की कि कैसे वो एक अच्छा समाज बना सकते हैं, उन तरीकों को, उन बातों के आधार पर काम करने के को व्याख्यात्मक मॉडल कहा जाता है। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे मॉडल्स की लिमिटेशंस के ऊपर। लिमिटेशंस मतलब सीमाओं के ऊपर। तो पहले बात यह है कि प्रत्यक्ष रूप से घटना को नहीं दिखा सकता, यानी कि जो मॉडल्स होते हैं, मान लो किसी घटना का समाधान करने की हम बात कर रहे हैं, किसी समस्या के समाधान की बात कर रहे हैं, तो मॉडल्स उस समस्या को ठीक उसी रूप में नहीं दर्शाएगा जिस प्रकार की वो समस्या है। उस समस्या के बारे में मोटी मोटी मेन बातें बता सकता है, लेकिन सेम टू सेम प्रत्यक्ष रूप से यथार्थ में उस समस्या को सही से प्रकट करने की क्षमता मॉडल में नहीं होती। अब इसमें क्या होता है कि कई बार अनुसंधानकर्ता मॉडल्स को उस समस्या के सेम समान बिल्कुल मिलता जुलता समझ लेता है। मान लो हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो बड़े प्रोजेक्ट में हम मान लो कि कोई 3D किसी बिल्डिंग का 3D डिजाइन बना लिया, मॉडल बना लिया, उसको देख के बिल्डिंग बना रहे हैं, लेकिन वो बिल्डिंग के सभी पक्षों के बारे में हमें नहीं बताएगा। उसके अंदर किस तरह का मटेरियल यूज हो रहा है, उसके अंदर का इंटीरियर किस प्रकार का है, वो उसके एक बाहरी ढांचे के बारे में बताता है।
तो उसी प्रकार मॉडल्स जो होते हैं, जिस किसी घटना के समस्या के समाधान की हम बात कर रहे होते हैं, उस घटना के बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप को, वास्तविक रूप को, यथार्थ रूप को मॉडल कंप्लीट नहीं दिखा सकता, पूरा का पूरा नहीं दिखा सकता। हाँ, उस समस्या के बारे में एक आइडिया मिल जाता है जिससे हमें समस्या के समाधान का रास्ता प्राप्त होता है। तो ये एक इसकी सीमाओं के अंतर्गत आता है कि वो प्रत्यक्ष रूप से पूरा का पूरा मतलब यथार्थ या वास्तविकता को नहीं दर्शा सकता मॉडल, उतनी मॉडल्स के अंदर क्षमता नहीं होती। दूसरी लिमिटेशंस क्या है? वास्तविकता से दूर, कि मॉडल्स का प्रयोग करते समय एक और समस्या आ जाती है कि एक मतलब अनुसंधान करता होता है, वो अपने जो प्रोजेक्ट है, जो मॉडल्स है, उसको वास्तविक मान लेता है। और जब उसको वास्तविक मान लेता है तो उसके अनुसार वो काम करने का प्रयास करता है। तब क्या होता है कि उसके जो रिजल्ट आते हैं उनमें कुछ कमियां आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो मॉडल्स होते हैं वो सभी पक्षों को, किसी प्रोजेक्ट की सभी चीज़ों को नहीं दर्शाते। वो एक प्रोजेक्ट का एक मेन आइडिया, एक मुख्य ढांचा हमारे दिमाग में बनाते हैं, हमारे माइंड में इमेज बनाते हैं अनुसंधानकर्ता के माइंड में, लेकिन उसके सभी पक्षों को नहीं दर्शा पाते। तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि मॉडल्स जो है वो वास्तविकता से दूर होते हैं। उसके बाद है कि नई रिसर्च का रास्ता बंद कर देते हैं। अब मॉडल्स क्योंकि वो वास्तविकता से दूर होते हैं, लेकिन कभी कभी अनुसंधानकर्ता मॉडल्स को बिल्कुल वास्तविकता मान लेता है, और जो वास्तविकता मान लेता है तो वो जो कमियां हैं उसके अनुसंधान में या उस प्रोजेक्ट में, उन कमियों को दूर करने का प्रयास नहीं करता। उस समस्या का समाधान किस स्वरूप में किया जा सकता है उस दिशा में काम नहीं करता। तो इसलिए नए अनुसंधान, नए रिसर्च के रास्ते जो है वो रुक जाते हैं, सीमित हो जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि मॉडल्स जो है वो कभी कभार अनुसंधानकर्ता की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, उसकी गलतफहमियों की वजह से नए अनुसंधान का या नए रिसर्च का रास्ता बंद कर देते हैं। इससे अनुसंधान और रिसर्च की दिशा के अंदर मतलब डेवलपमेंट और विकास से रुक जाता है। तो अगली जो समस्या है वो है कि मॉडल्स जो होते हैं वो संपूर्ण घटना को नहीं दिखा सकते। मान लो किसी सामाजिक समस्या के समाधान की बात कर रहे हैं, तो मॉडल्स उसके समाधान के लिए हम एक मान लो कि कल्पना बना ली या किसी रूप में सामाजिक समस्या का समाधान कर रहे हैं, उसका हमारे दिमाग में हमें एक इमेज बना ली, लेकिन वो इमेज जो बनाई है यानी कि जो हमने मॉडल्स तैयार किया है वो उस समस्या के सभी पक्षों के बारे में हमें नहीं बताएगा, वो उस समस्या के सभी एस्पेक्ट के बारे में नहीं दिखा सकता। तो इसलिए ये कहा जाता है कि सभी किसी घटना के सभी पक्षों को नहीं दर्शाता मॉडल्स। तो ये मुख्य 4-5 बातें वो है जो हम इसकी लिमिटेशंस और इसकी सीमाओं के अंतर्गत रख सकते हैं। उसके बाद आती है कि मॉडल्स का उपयोग क्यों किया जाता है, मॉडल्स की उपयोगिता क्या है। तो उपयोगिता और इसकी विशेषताएं, इन दोनों को हम मिलाकर एक पॉइंट में भी लिख सकते हैं। मतलब उपयोगिता आती है तो विशेषताओं को भी लिख सकते हैं। विशेषताएं और उपयोगिता लगभग मिलती जुलती है। जैसे उपयोगिता की बात करें तो पहली बात होती है कि समस्या का विश्लेषण, कि मॉडल्स इसलिए प्रयोग किए जाते हैं जिससे किसी घटना का, समस्या का विश्लेषण किया जा सके, उस समस्या को समझा जा सके और समझ करके उसका एनालिसिस करके, मूल्यांकन करके उस समस्या का समाधान किया जा सके। तो दूसरा क्या है कि मॉडल्स जो होते हैं वो एक अनुसंधानकर्ता किसी समस्या के ऊपर काम करते समय अपने अनुसंधान का, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि उस समस्या का समाधान करके वो सिद्धांत निर्माण करना चाहता है और सिद्धांत निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। तो मॉडल्स जो होते हैं वो एक अनुसंधानकर्ता को सिद्धांत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सिद्धांत निर्माण का वो आधार होते हैं और उसके सिद्धांत निर्माण में हेल्पफुल होते हैं। तो इसलिए भी मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा जो वेरिएबल्स होते हैं, चर होते हैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर, उन वेरिएबल्स की दिशा को समझने में सहायक, कि एक मतलब अनुसंधान में कई प्रकार के वेरिएबल्स और कई प्रकार के चर हो सकते हैं। तो वो वेरिएबल्स, वो चर जो होते हैं वो किस प्रकार से सामाजिक समस्या के अंदर भूमिका रहती है, किस प्रकार से सामाजिक घटना के अंदर उनका योगदान रहता है,
वो वेरिएबल्स और चर सामाजिक घटना को प्रभावित करने में कितने प्रभावपूर्ण महत्वपूर्ण है, उन चीज़ों को समझने के लिए मॉडल्स जो होते हैं या प्रारूप जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं, इसलिए भी मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा जो मुश्किल या जटिल समस्याएं होती हैं, जो जटिल घटनाएं होती हैं, जो उलझी हुई प्रॉब्लम्स होती हैं, उन उलझी हुई और जटिल घटनाओं और प्रॉब्लम्स को सही तरीके से आसानी से समझने में मॉडल्स एक अनुसंधानकर्ता को हेल्प करते हैं, अनुसंधानकर्ता के लिए सहायक होते हैं, इसलिए भी मॉडल्स उपयोगी होते हैं। उसके अलावा सामाजिक परिस्थितियों को समझने में सहायक, कि मॉडल्स जिस समय किसी सामाजिक घटना का अध्ययन कर रहा है उस समय समाज की परिस्थितियां कैसी थी, किन परिस्थितियों की वजह से वो घटना घटी और उस घटना का समाधान किस स्वरूप में हो सकता है, उस दिशा में भी मॉडल उन सामाजिक परिस्थितियों को समझ करके घटना का समाधान करने की दिशा में एक अनुसंधानकर्ता की हेल्प करते हैं। तो इस हिसाब से भी मॉडल उपयोगी होते हैं। तो उसके अलावा मॉडल्स भविष्यवाणी करने में और जो उसका अनुसंधान है उसको वेरीफाई करने में भी हेल्पफुल होते हैं। तो इसलिए ये बातें मॉडल्स की उपयोगिता में या विशेषताओं में हम जोड़ सकते हैं। तो उपयोगिता और विशेषताओं में दोनों में मिलती जुलती बातें हैं, तो दोनों के पॉइंटों को मिला करके एक मतलब आपके 8-9 पॉइंट बन जाएंगे, जो विशेषताओं में भी लिख सकते हो आप, उपयोगिताओं में भी लिख सकते हो। और उसके बाद आता है लास्ट में निष्कर्ष। निष्कर्ष रूप में क्या हो सकता है कि अनुसंधान के अंदर हालांकि मॉडल्स एक ऐसी मतलब विधि है जिसके आधार पर अनुसंधानकर्ता एक अपने माइंड में इमेज बनाता है, उस इमेज का प्रयोग करके उस मॉडल्स का प्रयोग करके अपने लक्ष्य तक, उद्देश्य तक पहुंचने का प्रयास करता है और अब उस घटना का या अपनी समस्या के समाधान को प्रयास करता है और अनुसंधान के लास्ट निष्कर्ष तक पहुंचने। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मॉडल्स एक प्रकार से काफ़ी हेल्पफुल होते हैं किसी के अनुसंधान अंदर। तो मुख्य रूप से ये बातें जो हमने की मॉडल्स के अंतर्गत